अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास CS401 का चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 7 हमने फाइनल टर्म का कर लिया। अब हमने चैप्टर नंबर 8 की तरफ आना है। बेसिकली शॉर्ट नोट्स आपके हैंडआउट्स को देख के ही बनाए गए हैं। हैंडआउट्स मैंने हाईलाइट भी किए थे लेकिन हमसे डिलीट हो गए और उसके बाद सारी मेरी जो मेहनत है ना उसका सिला मुझे नहीं मिल रहा, तो लिहाजा मेरे काम ये आ रहे हैं शॉर्ट नोट्स। सारा कुछ हाथ का जो है वो PDF है, फाइल से लिया गया जो आपको यूनिवर्सिटी वालों ने दी हुई है बुक। तो लिहाजा यहाँ से देखते हैं अब इंटरप्ट्स क्या होते हैं। इंटरप्ट्स इवेंट्स होते हैं जो कि प्रोसेसर से बाहर बनते हैं या अकर होते हैं और प्रोसेसर जो है उसको इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है। और प्रोसेसर को उन इंटरप्ट्स के बारे में इन्फॉर्म भी किया जाता है। प्रोसेसर के बाहर अकर होते हैं और प्रोसेसर को उसके बारे में इन्फॉर्म भी किया जाता है। तो interrupts are events that occurred outside the processor and processor must be informed about them. इंटरप्ट्स एसिंक्रोनस होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट वर्क मतलब उनको कोई वास्ता नहीं होता प्रोसेसर की वर्किंग से। जो इंटरप्ट्स हैं वो एसिंक्रोनस होते हैं और वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अनप्रिडिक्टेबल क्या चीज़ है कि एक ऐसा ऐसा वाक़या हो जाना जो आप कभी सोच भी ना सकती हैं, ठीक है। तो जहाँ पर नहीं भी आने होते इंटरप्ट्स तो वो वहाँ पर भी आ सकते हैं। इंटरप्ट्स जो हैं वो मस्ट बी एसिंक्रोनस होने चाहिए एज दे आर जनरेटेड बाय एक्सटर्नल वर्ल्ड विच इज़ अनअवेयर ऑफ हैपनिंग इनसाइड द प्रोसेसर। के इंटरप्ट्स जो हैं वो हमारे पास एसिंक्रोनस हैं क्योंकि ये आउटसाइड द वर्ल्ड मतलब कि जो हमारा प्रोसेसर है उसके आउटसाइड द वर्ल्ड जनरेट होते हैं और प्रोसेसर को और उसको जो है प्रोसेसर के अंदर की वर्किंग के बारे में कुछ नहीं पता होता। यही हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि प्रोसेसर जो है प्रोसेसर के बाहर होते हैं, प्रोसेसर उनको के बारे में बताया जाता है। और फिर यहाँ पर ये भी कहा गया कि इनको प्रोसेसर की वर्किंग से कोई काम नहीं होता है, मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग ऑफ प्रोसेसर होते हैं। तो यहाँ पर भी यह बताया गया कि जब वो इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग ऑफ प्रोसेसर है तो उसको कोई वास्ता नहीं है कि वो प्रोसेसर के अंदर क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है, वो अपना काम करेगा। अब जो ट्रू इंटरप्ट है वो अकर होते हैं रियल टाइम, अकर इन रियल टाइम आर एसिंक्रोनस विद एग्जीक्यूशन। रियल टाइम में अकर होते हैं मतलब जब आपकी फाइल्स जो हैं वो अपना काम कर रही होंगी, प्रोसेस कर रही होंगी, उसके दौरान जो है वो आपका इंटरप्ट ज़ाहिर होगा। ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और एसिंक्रोनस होते हैं। अब ये एक ओवरलैपिंग कंसेप्ट है। अब देखते हैं अनप्रिडिक्टेबल का मतलब क्या है कि अनप्रिडिक्टेबल वो टाइम जिसमें इंटरप्ट का प्रिडिक्ट करना ना हो फिर भी वो आ जाए, ठीक है। अब एसिंक्रोनस का मतलब क्या है कि इंटरप्ट हैज़ नथिंग टू डू विद द करंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। जो एसिंक्रोनस का मतलब है कि अगर आपकी कोई इंस्ट्रक्शन चल रही है, प्रोसेस हो रही है, तो इंटरप्ट का उससे भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और ना ही उस स्टेट से लेना देना है कि जो स्टेट इस वक्त प्रोसेसर में होगी, ठीक है। Asynchronous means that the interrupt has nothing to do with the currently executing instruction or with the current state of the processor। तो ये दो चीज़ें हमने याद रखनी है। क्या है कि इंटरप्ट एसिंक्रोनस है, इंटरप्ट को कोई लेना देना नहीं होता किस किस के साथ, करंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन के साथ, पहली ये चीज़ है। और दूसरी क्या है कि करंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस, इन दो चीज़ों के साथ इंटरप्ट का कोई लेना देना नहीं होता और यही एसिंक्रोनस का मतलब होता है, ठीक है। अब यही बात आपके हैंडआउट्स में भी कही गई है। चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 आ गया, चैप्टर नंबर 8 ही चल रहा था, फिर ये रहा चैप्टर नंबर 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। तो यहाँ पर इंटरप्ट्स के बारे में भी ये कहा गया है कि इंटरप्ट्स जो हैं वो इवेंट्स होते हैं जो कि आउटसाइड द प्रोसेसर अगर होते हैं और प्रोसेसर को उनके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। इंटरप्ट्स जो है वो एसिंक्रोनस होते हैं और प्रिडिक्टेबल होते हैं। एसिंक्रोनस के बारे में भी बताया गया यहाँ पर। और सिंक्रोनस इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो कि साइड बाय साइड अकर होते हैं विद एन अदर एक्टिविटी, ठीक है। इंटरप्ट्स कैन बी मस्ट बी, ये आप देख लें इसको एक बार ऑब्जेक्टिव के लिए। मैंने सारा कुछ हाईलाइट किया हुआ था, अफसोस हो रहा मुझे। ओके, यहाँ पर हमने सारा पढ़ लिया। अब यहाँ पर एसिंक्रोनस के हम एक माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, 8088 प्रोसेसर। तो उसके बारे में हमने देखना है कि उसमें जो इंटरप्ट्स हैं उनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और एक हार्डवेयर इंटरप्ट, ठीक है।
यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि 808 माइक्रो प्रोसेसर जो है उसको दो क्लासेस में इंटरप्ट किया गया है, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है और एक हार्डवेयर इंटरप्ट है। ठीक है, अब हार्डवेयर इंटरप्ट क्या है कि वो रियल इंटरप्ट होते हैं जो कि एक्सटर्नल वर्ड से जनरेट होते हैं, और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट वो होते हैं जो कि आउटसाइड द प्रोसेसर से जनरेट नहीं किए जाते। सॉफ्टवेयर जो इंटरप्ट्स हैं वो कॉल मैकेनिज्म फॉर कॉल मैकेनिज्म से एक्सटेंड किए जाते हैं, मतलब लाए जाते हैं या आते हैं, क्रिएट होते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट प्रोवाइड एक्सटेंडेड फॉर कॉल मैकेनिज्म, ये हमें फॉर कॉल मैकेनिज्म देते हैं। मतलब फॉर कॉल मैकेनिज्म क्या है कि इसमें जो हमारे पास जो मेमोरी होती है, होल मेगाबाइट ऑफ मेमोरी, वो जंप कहीं पे भी कर सकती है। ठीक है, अलाउ अस टू जंप एनीवेयर इन द होल मेगाबाइट ऑफ मेमोरी। इसमें जो इंटरप्ट है, जो हमारे पास जो फाइल प्रोसेस कर रही होती है, प्रोसेस के दौरान जब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आ जाता है तो फॉर कॉल मैकेनिज्म को बुलाया जाता है। ठीक है, यह हमें ये फॉर कॉल मैकेनिज्म देता है। फॉर कॉल मैकेनिज्म क्या है कि आपकी जो फाइल डाउनलोड हो रही है या फाइल कोई भी आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेस हो रही है, तो वो जो है वो किसी भी मेगाबाइट ऑफ मेमोरी में जंप कर सकती है। ठीक है, या हमने सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के बारे में भी देख लेना है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का बिहेवियर आ जाता है। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का भी हमने बिहेवियर पढ़ना है कि सेगमेंट और ऑफसेट जो है वो बिफोर द सेगमेंट एंड ऑफसेट इट पुशेस फ्लैग रजिस्टर। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में हमारे पास क्या होता है कि सेगमेंट और ऑफसेट रजिस्टर से पहले फ्लैग रजिस्टर को सेट किया जाता है। ठीक है, फॉर कॉल जो है वो लोड करता है नई वैल्यूज़ को, कहाँ पर, एक सी एस रजिस्टर में और एक आई पी रजिस्टर में। ठीक है, अब इंटरप्ट कॉल लोड्स न्यू वैल्यूज़ इन सी एस आई पी एंड फ्लैग्स। अब इंटरप्ट कॉल क्या करता है, इंटरप्ट लोड करता है नई वैल्यूज़ को, कहाँ पर, सी एस में, आई पी में और फ्लैग्स में। फॉर रिटेनिंग द वैल्यू इन ओरिजिनल फ्लैग्स रजिस्टर इज टू पुश एंड पॉप। हमने जब भी कोई ओरिजिनल वैल्यू फ्लैग्स में बनानी होती हैं, रखनी होती हैं या चाहिए होती हैं हमें, तो हम पुश और पॉप का मैकेनिज्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एम सी क्यूज़ के एतबार के लिहाज से ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कि बिफोर सेगमेंट एंड ऑफसेट पेयर, तो ये क्या पुश करते हैं, फ्लैग रजिस्टर, और ये कौन पुट करते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट फॉर कॉल मैकेनिज्म लोड करता है वैल्यूज़ इन सी एस एंड आई पी। इंटरप्ट का लोड करता है वैल्यूज़ सी एस आई पी एंड फ्लैग्स में। याद रखना है कि फॉर यहाँ पर फॉल कार्ड जो है वो लोड करता है न्यू वैल्यूज़ को इसमें, लेकिन जब इंटरप्ट कॉल आएगा ना, इंटरप्ट कॉल, तो वो न्यू वैल्यूज़ को कहाँ लोड करता है, सी एस आई पी और फ्लैग्स में। ठीक है, इंटरप्ट में हमारे पास फ्लैग भी आ जाता है, लेकिन फॉर कॉल में हमारे पास सी एस और आई पी ही आता है। अब रिटेनिंग वैल्यूज़ जो ओरिजिनल फ्लैग रजिस्टर इज टू पुश एंड पॉप। अब हार्डवेयर इंटरप्ट के बारे में हमने बात करनी है कि हार्डवेयर इंटरप्ट जो है वो कंट्रोल अप्लायंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, रियल टाइम इंटरवल्स, इसमें रियल टाइम इवेंट्स क्या है कि इंटरनल एक्सटर्नल हार्डवेयर मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय प्रोसेसर एक्सटर्नल हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। अब हमने यहाँ पर आई एन टी देखना है। आई एन टी क्या है, आई एन टी इज यूज्ड टू जनरेट इंटरप्ट। आई एन टी इंटरप्ट को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो हमारे पास आई एन टी से एक रूटीन कॉल होती है, एग्जीक्यूट होती है, उस रूटीन को हम आई एस आर कहते हैं, मतलब कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहते हैं या इंटरप्ट हैंडलर कहते हैं। अब ये क्या है कि दैट एग्जीक्यूट वो इंस्ट्रक्शंस हैं या वो रिस्पॉन्स है जो एक आई एन टी इंस्ट्रक्शन जो है वो क्रिएट करता है, एग्जीक्यूट करता है। दैट एग्जीक्यूट इन रिस्पॉन्स टू एन आई एन टी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मैकेनिज्म 8088 में वो वेक्टर्ड इंटरप्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है। 8088 प्रोसेसर में जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हैं उनमें वेक्टर्ड इंटरप्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब 8088 प्रोवाइड करता है एक ऐसा मैकेनिज्म मैपिंग इंटरप्ट को फॉर मैपिंग इंटरप्ट टू इंटरप्ट हैंडलर्स। ठीक है, इंटरप्ट हैंडलर्स के लिए मैपिंग इंटरप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एंट्री इन दिस मैपिंग, इसको हम अगर हम एक मिनट ज़रा, जब हमने अपने मैप के जो टेबल हमारे पास होता है, मैपिंग टेबल है क्या, मैपिंग इंटरप्ट क्या है, मैपिंग इंटरप्ट एक मैकेनिज्म है जो 8088 में यूज़ होता है। ठीक है, टू इंटरप्ट हैंडलर्स। ठीक है,
उसके बाद जब हमने मैपिंग इंटरप्ट में किसी भी या मैपिंग टेबल में जब हमने अपनी न्यू एंट्री को ऐड करना होता है तो उसको हम हुकिंग एंड इंटरप्ट कहते हैं। ठीक है, हुकिंग एंड इंटरप्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि 8088 प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर मैपिंग इंटरप्ट टू इंटरप्ट हैंडलर्स। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एंट्री इन दिस मैपिंग टेबल इज कॉल्ड हुकिंग एंड इंटरप्ट। तो यहाँ पर हैंडआउट्स में भी यही बात लिखी गई है किधर है, ये रहा कि एक आईएनटी इंस्ट्रक्शन क्या है कि जनरेट करती है इंटरप्ट को। उसके बाद आईएनटी जो रूटीन कॉल होती है इन रिस्पॉन्स टू आईएनटी इंस्ट्रक्शन तो उसको हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहते हैं, आईएसआई इंटरप्ट हैंडलर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 8088 में वेक्टर्ड इंटरप्ट का इस्तेमाल होता है, मीनिंग दैट एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट रूटीन इज नॉट डायरेक्टली कि इंटरप्ट कॉल में आपका जो इंटरप्ट रूटीन है उसको डायरेक्टली मेंशन नहीं किया जाता बल्कि टेबल से देखा जाता है। ठीक है, ये भी आपने देख लेना है कि the address of interrupt routine is not directly mentioned in the interrupt call, rather the address is looking up for a table। तो 8088 में हमारे पास मैपिंग इंटरप्ट्स मैकेनिज्म फॉर मैपिंग इंटरप्ट्स टू इंटरप्ट हैंडलर। अब यहाँ पर जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं न्यू एंट्री को इस मैपिंग टेबल में तो उसको हम एक हुकिंग एंड इंटरप्ट का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद INT एक वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे भी मैंने सारा कुछ बताया हुआ है कि INT इज यूज टू जनरेट इंटरप्ट के ये रहा, ये तो हो गया कि INT एक वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शंस है, सिंपल इंस्ट्रक्शन है। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो आर्गूमेंट होता है हमारे पास सिंगल बाइट, इट टेक्स अ सिंगल बाइट आर्गूमेंट वेरिंग फ्रॉम 0 से 25 कैरेक्टर्स लॉन्ग होते हैं इसमें। ठीक है, इतने इसमें बाइट्स आ जाते हैं, सिंगल बाइट आर्गूमेंट वेरिंग फ्रॉम 0 to 25। इसमें हमारे पास फ्यू इंटरप्ट नंबर्स जो हैं कुछ रिजर्व होते हैं। ठीक है, और जो रिलेटेड दे आर रिलेटेड टू, ठीक है, ये रिलेटेड टू स्पेलिंग है, ये गलत लिखी है मैंने। दे आर रिलेटेड टू द प्रोसेसर वर्किंग। जो रिजर्व वर्क जो हमारे पास इंटरप्ट नंबर्स होते हैं वो प्रोसेसर की वर्किंग से रिलेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिजर्व इंटरप्ट्स आर प्रोग्राम्ड इन द हार्डवेयर। अब जो ये रिजर्व जो हमारे पास कुछ इंटरप्ट नंबर्स रिजर्व थे वो प्रोसेसर में वर्किंग से रिलेट करते हैं। जो रिजर्व इंटरप्ट्स हैं वो प्रोग्राम्ड होते हैं हार्डवेयर में जो कि डेजिग्नेटेड इंटरप्ट को जनरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद रिजर्व्ड इंटरप्ट बाय IBM। यहाँ पर तकरीबन ना ये तमाम ये जो लास्ट वाले पॉइंट्स हैं ना ये आपके रिजर्व्ड इंटरप्ट्स के बारे में हैं। ठीक है, रिजर्व्ड इंटरप्ट्स क्या हैं, तो रिजर्व्ड इंटरप्ट्स वो हैं कि वो इंटरप्ट्स हैं a few interrupt numbers in the start are reserved, they are related to the processor working। और रिजर्व इंटरप्ट्स क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं हार्डवेयर में कि ये जनरेट करते हैं डेजिग्नेटेड इंटरप्ट। और फिर जो हमारे पास डेजिग्नेटेड इंटरप्ट्स जो बाय IBM PC डिज़ाइनर्स हैं वो इंटरफेस यूज़र प्रोग्राम्स विद सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक जैसे BIOS DOS में हमारे पास जो इंटरफेस यूज़र प्रोग्राम्स हैं उनमें रिजर्व इंटरप्ट्स इस्तेमाल होते हैं। अब रिजर्व इंटरप्ट्स जो हमें वेरी फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लेना इनको। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेक्टर टेबल, इंटरप्ट वेक्टर टेबल। इंटरप्ट वेक्टर टेबल को हम IVTB कहते हैं। आगे इसकी फुल फॉर्म, ये तो फुल फॉर्म है ना, लेकिन आगे इसको ना IVT के नाम से जाना गया है। आपने जब आपको IVT कहेंगे तो आपने घबराना नहीं बल्कि वो इंटरप्ट वेक्टर टेबल ही होगा। द कोरिलेशन प्रोसेस फ्रॉम इंटरप्ट नंबर टू इंटरप्ट हैंडलर यूजेस द टेबल। अब जो हमारे पास कोरिलेशन प्रोसेस इंटरप्ट नंबर से इंटरप्ट हैंडलर में होता है वो इस टेबल को इस्तेमाल करता है। ठीक है, कि एक कोरिलेशन प्रोसेस फ्रॉम द इंटरप्ट नंबर टू इंटरप्ट हैंडलर यूजेस द टेबल। उस टेबल को हम इंटरप्ट वेक्टर टेबल कहते हैं। इसकी लोकेशन जो है फिजिकल मेमोरी एड्रेस टू 0 होती है। इट्स लोकेशन इज फिक्स टू फिजिकल मेमोरी एड्रेस टू 0। इसमें ईच एंट्री ऑफ द टेबल, हर एंट्री ऑफ द टेबल की 4 बाइट्स जो है इसकी लॉन्ग है, हमने याद रखने हैं, छोटे छोटे MCQs हैं। ईच एंट्री ऑफ द टेबल इज 4 बाइट्स लॉन्ग। फर्स्ट 2 बाइट्स जो है वो कंटेन करते हैं ऑफसेट पेयर को और दूसरे जो है वो सेगमेंट पेयर को कंटेन करते हैं। 4 बाइट्स होती हैं इसमें हर टेबल में और पहली 2 बाइट्स ऑफसेट को कॉल करती हैं, कंटेन करती हैं और दूसरे सेगमेंट को। अब जो ऑफसेट है मैथमेटिकली ऑफसेट ऑफ द इंटरप्ट एन
4 n नंबर, जब उसमें n टाइम्स जो इंटरप्ट आएगा तो वो n मल्टीप्लाई बाय 4 यूज़ होगा इसमें ऑफसेट के लिए, ठीक है। और जो सेगमेंट इंटरप्ट होगा उसके लिए n मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 आ जाएगा सेगमेंट में, ठीक है। सेगमेंट पेयर और ऑफसेट पेयर हमारे पास सेगमेंट ऑफ द इंटरप्ट और ऑफसेट ऑफ द इंटरप्ट हमारे पास वो इंटरप्ट्स हैं जिसमें हमारे पास हर एंट्री ऑफ द टेबल के 4 बाइट्स लॉन्ग थी, उसमें से हाफ ऑफ 2 बाइट्स में ऑफसेट आ जाते हैं, 2 बाइट्स में सेगमेंट आ जाते हैं। जब हमारे पास ऑफसेट में जब n टाइम्स ऑफ इंटरप्ट आएगा तो n मल्टीप्लाई बाय 4 का इस्तेमाल होगा, और जब सेगमेंट में n टाइम्स ऑफ इंटरप्ट आएगा तो n मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 का इस्तेमाल होगा। जब हमारे पास वेक्टर टेबल इंटरप्ट वेक्टर टेबल में एक एंट्री होगी, उस एंट्री को हम वेक्टर कहते हैं। अब इंट वन वेक्टर ऑक्युपाइज, इंट वन में हमारे पास वेक्टर में लोकेशंस होती हैं 4 5 6 7, और इन 2 वेक्टर में हमारे पास लोकेशंस होती हैं 8 9 10 11। ओके, उसके बाद हमारे पास द ऑपरेशन ऑफ इंटरप्ट्स के बारे में पढ़ना है। ऑपरेशन ऑफ द इंटरप्ट्स जो is same whether it is result of an instruction or it is generated by an external hardware। ऑपरेशन ऑफ इंटरप्ट जो है वो सेम होते हैं, चाहे उसका रिजल्ट हमारे पास इंट इंस्ट्रक्शन से आए या एक्सटर्नल हार्डवेयर से आए, ठीक है। इफ़ इंटरप्ट अगर हमारे पास n टाइम्स जनरेट होगा इंटरप्ट, देन वर्ड लोड्स, अगर हमारे पास इंटरप्ट n टाइम जनरेट होगा तो वर्ड लोड्स होगा IP में एट n मल्टीप्लाई बाय 4। n मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे लिए ऑफसेट के लिए इस्तेमाल हो रहा था ना, हमने ऊपर ऑफसेट के लिए ही पढ़ा था, देखते हैं। हाँ, ऑफसेट में हमारे पास n मल्टीप्लाई बाय 4 था, ठीक है। तो अगर हमारे पास n टाइम्स ऑफ इंटरप्ट जनरेट होगा तो ये लोड करेगा वर्ड्स में, देन वर्ड लोड्स इन IP एट n मल्टीप्लाई बाय 4। और अगर हमारे पास n टाइम्स जनरेट होगा इंटरप्ट तो वर्ड लोड करेगा CS में, और CS में कब लोड करेगा, एट n मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2, ठीक है। ऑफसेट सेगमेंट पेयर में, सेगमेंट ऑफ द इंटरप्ट। अब IRET पॉप्स IP देन CS एंड देन फ्लैग्स, ये आपने जो इसकी सीक्वेंस है वो याद रखनी है कि जब IRET पॉप होगा आएगा हमारे पास तो इसकी हमारे पास सीक्वेंस क्या होगी, पहले वो IP में जाएगा, फिर CS में जाएगा और फिर फ्लैग्स में जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ IF हमारे पास क्या होती है, original value of IF and TF is restored which re-enables further interrupt। जो ओरिजिनल वैल्यू है IF की और TF की वो रीस्टोर होगी which re-enables further interrupt, जो बाद में मजीद इंटरप्ट्स को बना सकते हैं। REF, अब यहाँ पर REFT हमारे पास क्या है कि ये क्या करता है, प्रोसेसर को द प्रोसेसर विल रिटर्न टू द कॉलर बट फ्लैग्स रिमेन ऑन द स्टैक। IRET क्या करता है, टू रिटर्न फ्रॉम एन इंटरप्ट रूटीन। आपने इनके काम याद रखने हैं कि ये काम करते हैं। मेजर डिफरेंस इज इन डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मैकेनिज्म एंड कॉल एंड RET। REFT का मतलब क्या है, REFT में हमारे पास जो फ्लैग होता है वो स्टैक में रहता है, जबकि जो प्रोसेसर होता है वो कॉलर के पास रिटर्न हो जाता है। जबकि IRET में हमारे पास क्या है कि ये इंटरप्ट रूटीन के पास जो है वो दोबारा से रिटर्न हो जाता है, टू रिटर्न फ्रॉम एन इंटरप्ट रूटीन। अब दो मेजर डिफरेंस हमारे पास, मेजर डिफरेंस इज़ इन डिफरेंस इसका मतलब क्या है कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये आपस में मिलते ही नहीं हैं। इज़ इन डिफरेंस बिटवीन सब इंटरप्ट मैकेनिज्म एंड कॉल एंड RET और कॉल में, RET और कॉल जो है वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मैकेनिज्म से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं। अब उसके बाद हमारे पास इंटरप्ट मैकेनिज्म आ जाता है, हैंडआउट्स। यहाँ पे भी यही बात की गई है, IRET के बारे में बताया गया है। IRET पॉप करता है IP, फिर ये हमने सारा पढ़ लिया है। उसके बाद IRET के क्या है ये भी हमने पढ़ लिया। अच्छा, यहाँ पर ना इनके कुछ ऑपरेशंस हैं वो आपने यहाँ से देख लेने हैं कि इनडायरेक्शन जो है वो हमारे पास इनडायरेक्शन द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मैकेनिज्म इज सिमिलर टू द कॉल एंड IRET। मैंने यहाँ पर ना इन डिफरेंस लिखा हुआ है,
लेकिन इन डायरेक्शन आना, सॉरी यहाँ पर आना है इन डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पर आना है इन डायरेक्शन। The major difference is in direction between software interrupt mechanism and call and RET। ठीक है, अब इन डायरेक्शंस हमारे पास कुछ आ जाती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ऑपरेशंस इंटीजर के ये हैं, ये आपने देख लेना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर ऑपरेशंस IRET के आ जाते हैं। उसके बाद हमने इंट के बारे में पढ़ना है, जो हमारे पास इंटरप्ट मैकेनिज्म है। अब यहाँ पर इंटरप्ट्स इंट्रोड्यूस टेम्परेरी ब्रेकेज इन द प्रोग्राम फ्लो। इंटरप्ट्स हमें क्या बताते हैं कि जो टेम्परेरी ब्रेकेज हुई होती है प्रोग्राम के फ्लो में, उसको बताते हैं। कभी कभी प्रोग्राम जो है वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में प्रोग्राम होता है, और कभी हमारे पास जो प्रोग्राम है वो अनप्रोग्राम्ड होता है, मतलब कि हार्डवेयर इंटरप्ट्स में होता है, ठीक है। ये दो किस्म के दो हमारे पास इंटरप्ट्स हैं। ये दो प्रोग्राम आप लगा लो कि एक प्रोग्राम्ड है और एक अनप्रोग्राम्ड है। अगर वो प्रोग्राम्ड होगा तो वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स में होगा, और अगर अनप्रोग्राम्ड होगा तो वो हार्डवेयर इंटरप्ट में होगा, ठीक है। उसके बाद इट इज़ एन एक्सटेंडेड फॉर कॉल मैकेनिज्म, एक्सटेंडेड फॉर कॉल मैकेनिज्म है, ठीक है। अगर हम अपने इफ़ पुश, अगर हम फ्लैग्स को पुश करते हैं CS और IP में, तो ये CS और IP को इट लोड CS एंड IP विद स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ इनडायरेक्शन। ये इनडायरेक्शन के स्पेशल मैकेनिज्म को कॉल करता है अगर हम फ्लैग्स को CS या IP में कॉल करते हैं, लोड करते हैं। ये टेबल ऑफ द कंटेंट्स की तरह दिखता है। कौन इंटरप्ट मैकेनिज्म लुक्स लाइक टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पर टेबल है, सॉरी, टेबल ऑफ कंटेंट्स इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द स्टार्ट ऑफ द बुक। जैसे कि हम जानते हैं कि टेबल जो है वो जहाँ पर हमारे सारे चैप्टर्स लिखे होते हैं वो बुक के स्टार्ट में होता है, इसी तरह टेबल ऑफ द कंटेंट भी हमेशा यहाँ पर इसके स्टार्ट में ही होता है, ठीक है। It just like a table of content. Table of content is always placed at the start of the book, a well-known place. इसकी फिजिकल पोजीशन भी फिक्स ही होती है, जैसे कि चैप्टर्स की फिजिकल पोजीशन फिक्स है कि उन्होंने स्टार्ट में ही रहना। अब हमारे पास जो 8088 की फिजिकल मेमोरी एड्रेस 0 जो है वो फिक्स्ड है फॉर IVT, मतलब इंटरप्ट वेक्टर टेबल के लिए। हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस है वो फिक्स है, वो क्या है, 0 है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एग्जैक्टली किलोबाइट ऑफ द मेमोरी को ऑक्यूपाइड करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि 256 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 1 किलोबाइट, ठीक है। Where 256 is the number possible interrupts। 256 हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरप्ट वेक्टर्स हैं, जबकि जो साइज हमारे पास एक वेक्टर का है वो हमारे पास 4 बाइट्स है। तो हमने यहाँ पर एक बात देखनी है कि जो हमारे पास मेमोरी है वो कितनी होती है, इसकी किलोबाइट मेमोरी होती है, ठीक है। मतलब 256 मल्टीप्लाई बाय 4 1 किलोबाइट बनता है। वेक्टर टेबल जो हमारे पास पॉसिबल इंटरप्ट वेक्टर्स हैं वो 256 हैं उनकी तादाद, जबकि जो साइज ऑफ एक वेक्टर का है वो है 4, ठीक है। जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना तो मेमोरी का हमारे पास साइज निकल आना, ठीक है। इंटरप्ट रिजर्व्ड बाय द प्रोसेसर एंड हैविंग फंक्शंस इन interrupts reserved by the processor and having special functions and ये इसकी listed below। ये हमारे पास कुछ functions हैं, special functions, इनके बारे में अगर हमने पढ़ना है कि अगर हमारे पास int 0 मतलब डिवीजन बाय 0 होगा, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि int 0 जो है वो हमारे पास एक रियल नंबर नहीं है, ये क्योंकि ये जनरेट होता है इनसाइड द फंक्शन, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है आपके डिवीजन के प्रोसेस को, ठीक है। और int 0 जो है यहाँ पर ऐसी कोई मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं होती, अगर हो भी तो वो डिवीजन का प्रोसेस ले आती होती है। उसके बाद int 1 ट्रैप सिंगल स्टेप इंटरप्ट, ये क्या है, द इंटरप्ट इज, ये इंटरप्ट जो है वो डिबगिंग के लिए यूज होता है ट्रैप फ्लैग के साथ, ठीक है। ये इंटरप्ट, ये जो टेबल है int 1 ट्रैप सिंगल स्टेप इंटरप्ट, इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये जो int 1 है ये डिबगिंग के लिए यूज होता है इंटरप्ट विद ट्रैप फ्लैग। अब बाय हुकिंग दिस इंटरप्ट, हुकिंग क्या था, अगर हम अपने टेबल के अंदर कोई एक नई वेक्टर की कोई एक नई वैल्यू ऐड कर देते हैं तो वो हुकिंग एंड इंटरप्ट बन देता है, हमने पढ़ा था ना पीछे।
तो अगर हम कोई एक नई वैल्यू भी बीच में ऐड करते हैं, बाय हुकिंग दिस इंटरप्ट, जो डिबगर है वो कंट्रोल कर लेता है हर इंस्ट्रक्शन को और डिस्प्ले कर देता है रजिस्टर्स को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8088 वाज द फर्स्ट प्रोसेसर दैट हैज़ दिस एबिलिटी टू स्टॉप स्पॉट डिबगिंग। उसके बाद इनटू NMI नॉन मास्केबल इंटरप्ट, ठीक है। अब नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या है कि 4 रियल इंटरप्ट्स, इसमें हमारे पास 2 पिन्स होती हैं, एक इंट पिन होती है और दूसरी NMI पिन होती है। पिन्स का नेम याद रखने हैं हमने कि रियल इंटरप्ट में कौन सी 2 पिन्स होती हैं, एक इंट पिन होती है और एक NMI पिन होती है। इंट पिन जो है वो मास्क्ड होती है, जबकि NMI जो पिन है वो नॉन मास्क्ड होती है, मतलब मास्क नहीं होती है। अब इंट 3 डिबग इंटरप्ट हमारे पास क्या है कि द स्पेशल थिंग अबाउट दिस इंटरप्ट कि ये हमारे पास सिंगल बाइट ऑपकोड में है, इसमें 2 बाइट कम्बिनेशन नहीं होता ऑपकोड का, ठीक है। वेयर द जो सेकंड बाइट है वो हमें नंबर ऑफ इंटरप्ट्स के बारे में बताती है, ठीक है। अगर टू बाइट्स है ना तो सिंगल बाइट है, सॉरी सिंगल बाइट ऑपकोड होता है, अगर नॉट अ 2 बाइट कम्बिनेशन। अगर हमारे पास जो दूसरी बाइट होगी भी तो वह नंबर ऑफ इंटरप्ट्स को शो कर रही होगी, ठीक है, ऑपकोड नहीं होगा। इंट फॉर अरिथमेटिक ओवरफ्लो, इसमें हमारे पास क्या है कि द ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो सेट हो जाता है अगर हमारे पास साइन बिट जो है वो अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो जाता है। अगर कोई हमारे पास लॉजिकल इंस्ट्रक्शन और मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट में जो एक साइन बिट जो है वो चेंज होती है तो वो ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो सेट हो जाता है। अब ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो ओवरफ्लो तब करेगा अगर हमारे पास नंबर्स को एज अ साइन नंबर्स ट्रीट किया जाता है। ओवरफ्लो फ्लैग सिग्नल्स आर रियल ओवरफ्लो। अब वो कह रहे हैं कि ओवरफ्लो फ्लैग के सिग्नल्स ओवरफ्लो तब करते हैं जब हमारे सवाल में या जब हमारे इंस्ट्रक्शन में साइन नंबर्स शो किए जाते हैं, ठीक है। इफ़ द नंबर्स इन क्वेश्चंस आर ट्रीटेड एज साइन नंबर्स एज अ रिजल्ट ऑफ अ स्पेशल इंस्ट्रक्शन INTO मतलब इंटरप्ट ऑन ओवरफ्लो, इफ़ द फ्लैग इज सेट, अगर हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रक्शन इनटू होती है तो फ्लैग सेट हो जाता है। अगर इनटू इंस्ट्रक्शंस बिहेव लाइक अ नो मतलब नो ऑपरेशन, तो अगर इनटू इंस्ट्रक्शन बिहेव इस तरह से करती है जैसे कि ऑपरेशन नहीं है तो फिर हमारे पास ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो सेट नहीं होगा, ठीक है। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो रहा है तो हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रक्शन इनटू यूज़ हो रही है, और अगर आपके पास इनटू इंस्ट्रक्शन नहीं यूज़ हो रही तो इसका मतलब वहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, इस तरह भी आप कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हुकिंग एंड इंटरप्ट के बारे में हमने पढ़ना कि टू हुक एंड इंटरप्ट वी चेंज द वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू द इंटरप्ट as the interrupt vector changes that interrupt will be routed to the new handler। इंटरप्ट को हुकिंग एंड इंटरप्ट हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास इंटरप्ट की जगह पर हम अपने वेक्टर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। टू हुक एंड इंटरप्ट इसमें हम क्या करते हैं, वेक्टर के जो कोरस्पॉन्डिंग इंटरप्ट होता है उसको हम चेंज कर देते हैं, तो इंटरप्ट वेक्टर जो है वो चेंज हो जाता है। इस नतीजे में फिर जो इंटरप्ट है वो एक न्यू हैंडलर को राउट करता है। द इंटरप्ट विल बी राउटेड टू द, फिर वो न्यू हैंडलर के पास चला जाता है इंटरप्ट, ठीक है। तो हुकिंग एंड इंटरप्ट क्या है कि आपने वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू द इंटरप्ट को आपने चेंज कर देना है। तो हुक एंड इंटरप्ट वी चेंज द वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू दैट इंटरप्ट एज द इंटरप्ट वेक्टर चेंजेस, दैट इंटरप्ट जो इंटरप्ट चेंज हुआ होगा वो राउट हो जाएगा कहाँ पर, न्यू हैंडलर पर। BIOS और DOS इंटरप्ट के बारे में हमने पढ़ना है अब कि BIOS DOS क्या है हमारे पास कि designated for the user's program to communicate with system software to access the floppy drive, hard drive, VGA and clock etc। यहाँ पे देखते हैं, ये हमने सारा पढ़ लिया है। ये आगे प्रोग्राम आ जाता है आपका, प्रोग्राम के बाद ये आपके पास BIOS हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि IBM PC, यहाँ पर हमारे पास इंटरप्ट्स होते हैं जो कि डिज़ाइन किए गए हैं यूज़र प्रोग्राम को कम्युनिकेट करने के लिए कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कम्युनिकेट करे और डिफरेंट जो सर्विसेज हैं उनको एक्सेस कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो है यहाँ पर किस लिए बनाया गया है कि वो
यूज़र जो प्रोग्राम है वो कम्युनिकेट करे सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ टू एक्सेस के वो एक्सेस कर पाए, जैसे कि फ्लॉपी ड्राइव हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, वीजी हो गया और क्लॉक हो गया। अब यहाँ पर फिर्मवेयर क्या है? फिर्मवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर में रहता है, ठीक है। फिर्मवेयर हमारे पास एक माइक्रो कोड की फॉर्म है, ये आपके इसमें नहीं दिया गया, इसमें फिर्मवेयर का इतना बताया नहीं गया, लेकिन फिर भी आप इसका कंसेप्ट समझ लें कि फिर्मवेयर हमारे पास क्या है कि फिर्मवेयर एक माइक्रो कोड की फॉर्म है जिसमें हमारे पास प्रोग्राम जो है वो एम्बेडेड हुआ होता है एक हार्डवेयर डिवाइस में, ठीक है, कि अपना वो फंक्शन जो है वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर पाए। फिर्मवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक हार्डवेयर में रहता है, ठीक है। ये हमारे पास माइक्रो कोड है जिसमें हमारे पास जो प्रोग्राम है वो हार्डवेयर डिवाइस में एम्बेड होता है कि वो प्रोग्राम को ऑपरेट कर सके। अब बेसिक इंटरफेस टू द हार्डवेयर, अब बेसिक इंटरफेस जो हमारे पास हार्डवेयर में होता है उसको हम BIOS कहते हैं, मतलब कि बेसिक इंटरफेस टू हार्डवेयर, ठीक है। जब हमारे पास कंप्यूटर स्विच ऑन होता है तो BIOS मतलब कि बेसिक इंटरफेस टू हार्डवेयर जो है वो अपना कंट्रोल ले लेता है, ठीक है। उसके बाद BIOS जो है वो रिस्पॉन्सिबल क्या किस किस चीज़ों का है, या आप कह सकते हैं कि BIOS की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी हैं, तो वो ये है कि आपके हार्डवेयर को टेस्ट करे, वीडियोस को, फ्लॉपी डिस्क को, कीबोर्ड को, हार्डवेयर को, हर चीज़ को, यहाँ तक कि स्पेशल प्रोग्राम टू बूटस्ट्रैप, हर चीज़ को उसने टेस्ट करना होता है। ये आपके पास बेसिक इंटरफेस टू हार्डवेयर की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कभी कभी अगर आपका कंप्यूटर नहीं चलता तो आप BIOS में जाते हैं, ठीक है, BIOS ऑपरेट करते हैं, फिर आप वहाँ पर देखते हैं कि आपके प्रोग्राम, आपके जो कंप्यूटर है उसमें किस चीज़ की कमी है या कोई सॉफ्टवेयर डिलीट हो गया, तो वो आप BIOS में ही देख देते हैं, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप हमारे पास क्या है? बूटस्ट्रैप मीन्स टू लोड OS फ्रॉम हार्ड डिस्क, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने लोड करना है हार्ड डिस्क से, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंट्रोल हासिल कर लेता है और फिर प्रोसीड करता है टू लोड इट्स कंपोनेंट, अपने कंपोनेंट्स को लोड करता है, प्रोसीड करता है और फिर उस कमांड प्रॉम्प्ट में डिस्प्ले कर देता है। बूटस्ट्रैप क्या करता है? वो लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर से, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंट्रोल हासिल कर लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर अपने कंपोनेंट्स को लोड करता है और डिस्प्ले कर देता है कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, एक BIOS मतलब कि बेसिक इंटरफेस ऑफ सॉफ्टवेयर, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है OS ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये रहा, ये आपके पास बूटस्ट्रैप डेफिनेशन थी। बूटस्ट्रैप के बारे में पूछा जाएगा तो आपने लिख देना है कि बूटस्ट्रैप हमारे पास ये है। अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, वो कौन से हैं हमारे पास, मतलब किसके? BIOS और DOS में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, एक BIOS और OS है। अब OS हमारे पास सर्विसेज क्या है? OS सर्विसेज आर हाई लेवल, जबकि BIOS सर्विसेज वो हमारे पास लो लेवल है, ठीक है। ओके, ये भी हमने पढ़ लिया, बूटस्ट्रैप भी पढ़ लिया हमने कि दे आर टू इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स के BIOS एंड OS, ठीक है। अब यही हम पढ़ रहे हैं कि OS की जो सर्विस है वो हमारे पास हाई लेवल पे होती है और बिल्ड अपॉन, जो कि आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास OS होता है वो हाई लेवल होता है और वो OS जो है वो BIOS के ऊपर बना हुआ होता है, और BIOS जो है वो हमारे पास लो लेवल सर्विस है, ठीक है। और जो हमारे पास फिर हमारे पास BIOS वो फर्दर हमारे पास नीचे हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है। इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है, मैंने बनाई भी हुई है, ये रही कि ये OS है, ठीक है। OS जो है वो किस पर बनी हुई है? BIOS की लेयर के ऊपर बनी हुई है और BIOS जो वो हार्डवेयर की सरफेस के ऊपर बना हुआ है। अब ये इसको कंट्रोल, ये इसके नीचे बना हुआ है, ये इसके नीचे बना हुआ है, ठीक है। तो OS हमारे पास हाई लेवल है और फिर BIOS हमारे पास लो लेवल है और फिर हार्डवेयर सबसे नीचे है, और हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से काम करता है, वो इन दोनों पर डिपेंडेंट नहीं है। टू मैकेनिज़म्स हैं हमारे पास फर्मवेयर को एक्सेस करने की, पहला है इंटरप्ट मैकेनिज़्म और दूसरा है कॉल मैकेनिज़्म। अब मैंने उसके आगे फ्लेक्सिबल भी लिखा हुआ है और इनफ्लेक्सिबल भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इंटरप्ट मैकेनिज़्म हमारे पास फ्लेक्सिबल है और जो हमारे पास कॉल मैकेनिज़्म है ये आपके पास नॉट फ्लेक्सिबल है। ये दो हमारे पास मैकेनिज़म्स किसके हैं? फर्मवेयर को एक्सेस करने के लिए। फर्मवेयर को एक्सेस करने के लिए दो मैकेनिज़म्स हैं, कौन से? इंटरप्ट मैकेनिज़्म और कॉल मैकेनिज़्म।
अब वीडियो सर्विसेज हमारे पास यहाँ पर क्या है, वीडियो सर्विस हमें प्रोवाइड करती हैं इंट 10। एनी कंप्यूटर दैट इज IBM compatible just must make video services accessible through int 10। कीबोर्ड सर्विसेज जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती हैं int 16 में। ओके, इन BIOS क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है वेरियस सर्विसेज थ्रू डिफरेंट इंटरप्ट्स। कीबोर्ड सर्विसेज आर एक्सपोर्टेड थ्रू int 16। पैरेलल पोर्ट जो है ये आपने MCQs के लिए देख लेना, ये बहुत ज़रूरी है कि BIOS में हमारे पास जो सर्विसेज हैं वो कौन कौन से कहाँ कहाँ पर होती हैं सर। तो कीबोर्ड की सर्विस जो एक्सपोर्ट होती है वो int 16 पर होती है। पैरेलल पोर्ट की सर्विस int 17 पर होती है। डोस की जो सिंगल एंट्री पॉइंट, डोस का जो सिंगल एंट्री पॉइंट है वो कहाँ से होता है, int 12 से। फिर वीडियो सर्विसेज int 10 से होती हैं, और इसी तरह हर करेक्टर जो है वो प्रिंट सर्विसेज लेता है। स्क्रीन क्लीनिंग सर्विसेज एंड कर्सर मूवमेंट सर्विस, ये सर्विसेज हैं, ये आपने इनका सर्विसेज का नाम याद रखने हैं कि BIOS कौन कौन सी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है। और विद इंटरप्ट्स के भी नेम लिखने हैं आपने, तो फिर इंटरप्ट्स के भी आपने नेम लिखने हैं। कीबोर्ड int 16, पैरेलल पोर्ट int 17, डोस int 12 int 21, और वीडियो सर्विस जो है वो int 10 से हासिल होती है। उसके बाद सर्विस नंबर इज़ गिवन, सर्विस नंबर हमें कहाँ दिया जाता है, जो int 10 int 16 जो हमने अभी पढ़े हैं वो नंबर्स हमारे पास AH रजिस्टर में पड़े होते हैं, और हम इनको 256 और ये हमारे पास 256 सर्विसेज है, ठीक है। इंटरप्ट आर्गूमेंट्स आर यूजुअली गिवन थ्रू रजिस्टर्स नोट स्टैक्स, के जो हमारे पास इंटरप्ट आर्गूमेंट्स हैं वो ज़्यादातर रजिस्टर्स में होती हैं, स्टैक में नहीं होती हैं। उसके बाद जो सर्विसेज नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या है कि सर्विसेज नंबर जो है वो हमारे पास AH रजिस्टर में पड़े होते हैं। जो हमारे पास सब सर्विस नंबर होते हैं, सब सर्विस नंबर वो हमारे पास AL और BL रजिस्टर में होते हैं, जबकि सर्विस नंबर AH रजिस्टर में, सब सर्विस नंबर AL और BL रजिस्टर में होते हैं। The sub-services are versions of print string that update and do not update the cursor after printing the string. Text video screen हमारे पास क्या है, text video screen is in the form of pages which can be up to 32। जो text video service है वो हमारे पास up to 32 होते हैं। At one time one page is visible which is by default the 0th page unless we change it। फोर रो डिफरेंट स्ट्रिंग्स आफ्टर द की। अब हमने डिफरेंट स्ट्रिंग्स को करने के लिए हम नेक्स्ट कीज़ को प्रेस करते होते हैं, और एंड एग्जिटिंग आफ्टर द लास्ट वी विल यूज़ int 16 सर्विस 1 फॉर दिस पर्पज़। अब int 16 सर्विस 1 किस लिए यूज़ होता है, आपने लिखना है कि फोर ड्रॉ डिफरेंट स्ट्रिंग्स आफ्टर द नेक्स्ट की प्रेसेस। जब हम नेक्स्ट की को प्रेस करते हैं उसके बाद हमें जब अपने डिफरेंट स्ट्रिंग्स को लिखना होता है उसके लिए, और एग्जिटिंग आफ्टर द लास्ट, और लास्ट के बाद वापस जाने के लिए हम int 16 सर्विस 1 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछा भी जाए कि अगर आपसे int 16 सर्विस 1 क्यों यूज़ होती है, तो वो आपने लिख देना है, शॉर्ट में ये आ सकता है। टेक्स्ट वीडियो स्क्रीन क्या है कि टेक्स्ट वीडियो स्क्रीन में ये हमारे पास टेक्स्ट वीडियो स्क्रीन हमारे पास फॉर्म्स ऑफ पेजेस में होते हैं, और ये हमारे पास अप टू 32 होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक वक्त में एक ही पेज विजिबल होता है विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट द 0th पेज, जो कि हमारे पास 0th पेज होता है जब तक हम उसको चेंज ना कर दें। तो अब हम अपने हैंडआउट्स की तरफ चलते हैं। ये हमने DOS भी पढ़ लिया है। उसके बाद DOS है सिंगल, ये देख लें यहाँ पर कीबोर्ड पैरेलल पोर्ट सर्विस, ही हमने यहाँ तक देख लिया था। यहाँ पर हमें देखना है कि DOS जो है यहाँ पर ये रहा, DOS has a single entry point through int 21 just like pinhole camera। This single entry leads to DOS service, ठीक है। int 10 सर्विस भी हमने पढ़ ली है। यहाँ पर int 10 0 सर्विस, int 10 1 सर्विस यहाँ पर लिखे हुए हैं, या आप देखें कि int 10 सर्विस 0 is used for this purpose, int 10 सर्विस 1 is used for that purpose etc। मतलब यहाँ पर एग्जांपल दी गई कि जैसे कि int 0 इस सर्विस के लिए इस्तेमाल होता है, int 10 उस सर्विस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सर्विस नंबर्स फॉर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आर फिक्स्ड फ्रॉम द IBM कंपैटिबल। ओके, ये हमने पढ़ लिया है कि सर्विस नंबर जो है वो AH रजिस्टर्स में होते हैं, और ये 256 होते हैं, ठीक है, कभी कभी। ओके, हमारे पास डोस जो है वो एक्सपोर्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है।
मैंने डोस एक्सपोर्ट थाउजेंड ऑफ सर्विसेज। ओके, उसके बाद इन 10 करेक्टर जनरेटर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू a single service number. The services are distinguished with the sub service number. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो तो मैंने वैसे वहाँ पे लिख दी हैं। A very comprehensive reference of interrupts is in the ये रॉल्फ ब्राउन लिस्ट, आपने ये भी देख लेना MCQs के लिए। उसके बाद द सर्विस नंबर भी हमने ये पढ़ लिया, जबकि सर्विस सब सर्विस नंबर AL और BL में होते हैं। The documentation of the service we are using will list which register should hold what when the interrupt is invoked for that particular service. ओके, यहाँ पर नीचे आपके पास आपका एक प्रोग्राम आ जाता है। उस प्रोग्राम के बाद हुकिंग एंड इंटरप्ट भी हमने पढ़ लिया। हुकिंग एंड इंटरप्ट शायद आ जाए, नहीं वो ऊपर ही था, ख़त्म हो गया यहाँ पर चैप्टर। तो इंशाल्लाह अपने मिलते हैं लेक्चर नंबर, बल्कि चैप्टर नंबर कौन सा है, 9, रियल टाइम इंटरप्ट्स एंड हार्डवेयर इंटरफेसिंग।